हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ गुरु और चेला नामक कविता का अध्ययन करेंगे। पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे, उसके पश्चात इसके अर्थ, प्रश्नोत्तर आदि को भी समझेंगे। पाठ को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न ठेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या कर मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको सजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह भिस्ती की गलती यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिस्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की हिमाकत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया,
चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी। ये गलती न मेरी यह गलती वीरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन। चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता। न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन। पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन। मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन। महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला। कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला। वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ। कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ। मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर। कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया। तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा। कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों। छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी। न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। वह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही। गुरु का कथन झूठ होता नहीं। गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा। थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। ये कविता आपने पढ़ लिया। अब हम इसके अर्थ को जानेंगे। इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी है। कविता देखें। गुरु एक थे और था एक चेला। चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी। चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। एक गुरु थे। गुरु अर्थात शिक्षक। और एक उनका शिष्य था चेला। एक बार वे दोनों घूमने निकल पड़े। लेकिन उनके पास में एक भी रुपया या पैसा नहीं था। वे चलते चलते एक नगर में पहुंच गए। उस नगर की सड़कें व गलियां एकदम चमाचम थी, चमक रही थी। अगला देखें। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा। कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। तो रास्ते पर चलते हुए एक ग्वालिन मिली जो अपने सिर पर मटकी रखकर जा रही थी, गगरी रखकर जा रही थी। गुरु ने उससे कहा तुम इतनी तेज गति से ना भागो। मुझे थोड़ा बताओ कि यह कौन सी नगरी है
और यहाँ का राजा कौन है? इस चमकती नगरी में जिसके यश का बाजा या डंका बज रहा है वो राजा कौन है? आगे देखें। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। आगे बढ़कर ग्वालिन ने कहा कि आज आप यहाँ अच्छा पधारे हो साधु महाराज। यह नगरी अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा जो है वो नासमझ राजा है, मूर्ख राजा है। यहाँ पर 1 टके में 1 रुपये में 1 सेर भाजी मिलती है तथा 1 टके में खाजा खजानी सेर भर के बिकता है। अर्थात यहाँ पर महंगी और सस्ती चीज़ें एक ही दाम में मिल जाती है। आगे कविता देखिए। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। अर्थ है गुरु जी ने बात समझकर कहा कि यह सचमुच अंधेर नगरी है, यहाँ रहकर अपने प्राण हमें नहीं गंवाना है, किसी समस्या में नहीं फंसना है। न जाने इस अंधेर नगरी में कौन से क्षण में हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। यहाँ रहना मेरे मन में ठीक नहीं लग रहा। आगे देखिए। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरु के समझाने पर भी चेला जो है वो नहीं माना, वहाँ से जाने को तैयार नहीं हुआ। तो गुरु जी अकेले ही विवश होकर लौट गए। गुरु जी वहाँ से चले गए और शिष्य वहाँ रहकर सोचने लगा कि अब अकेला ही सब खाकर मैं मोटा होऊंगा, गुरु जी से बांटना नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। आज चेला जो है हाट बाजार देखने चला गया, तो वहाँ पर अजब रेलम पेल भागम भाग मची हुई थी, क्योंकि वहाँ 1 टके में सेर भर हल्दी व 1 टके में जीरा भी सेर भर मिल रहा था। 1 टके में 1 सेर ककड़ी व 1 टके में खीरा भी सेर भर मिल रहा था। सेर जो है वो मापने की इकाई होती है, जैसे किलो या पाव मापने की इकाई होती है, वैसे ही सेर भी मापक इकाई होती है। आगे देखते हैं। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। 1 टके में रबड़ी मलाई जैसी महंगी चीज़ और 1 सेर भर मिल रही थी, तो शिष्य ने रबड़ी मलाई सस्ती मिल रही है ये समझकर रोज़ बहुत मलाई खाई। अब आगे का ताज़ा समाचार सुनो। वो अंधेर नगरी थी और वहाँ का राजा मूर्ख था, अनबूझ था। आगे देखें। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। अर्थ है पानी बरस रहा था, बिजली चमक रही थी, बरसात के कारण बिजली दमक रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली झमक रही थी, तेज गहरी बरसात के कारण बिजली धमक रही थी। आगे का कविता देखें। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तो अर्थ है तेज बारिश के कारण राज्य की एक भारी दीवार गिर गई। दीवार कैसे गिरी उसका पता लगाने राजा अपनी सवारी में वहाँ पहुँच गया। उन्होंने झट से संतरी को सैनिक को फटकार कर बुलाया। राजा ने उससे पूछा कि यह दीवार क्यों गिरी, इसे किसने गिराया। आगे देखें। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह मोटी घनी थी। तो
पूछताछ होने पर पहले पहरेदार संतरी ने कहा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और न ही मैंने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे यह दीवार गिरे। यह दीवार पहले से ही कमज़ोर बनी थी, यह मोटी और घनी नहीं थी, इसीलिए यह दीवार गिर गई। आगे देखें। खता कारीगर की। महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। अर्थ है, संतरी ने कहा कि महाराज साहब, ये दीवार कारीगर की गलती से गिरी है, इसमें मेरी कोई गलती या कार्य नहीं है। अब कारीगर को झटपट बुलाया गया, उससे बिठाकर पूछा गया। आगे देखिए। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको सजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। अर्थ है, राजा ने कहा कि कारीगर को सजा दो, क्योंकि इसी की गलती के कारण दीवार आज गिरी है। अब कारीगर ने बिना कुछ देरी किए कहा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आगे। यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो कारीगर ने कहा कि यह दीवार भिस्ती की गलती से गिरा है। अब भिस्ती कौन है? मशक से पानी धोने वाला भिस्ती कहलाता है। यह भिस्ती की शरारत के कारण गिरी है। उसी ने गारे में ज़्यादा पानी डाल दिया, जिससे गारा अधिक गीला हो गया, और यह उसी की गफलत या गलती है। अब राजा ने कहा कि जल्दी से भिस्ती को बुलाओ और उस भिस्ती को पकड़कर फांसी पर चढ़ाओ। आगे देखें। चला आया भिस्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। भिस्ती को बुलाने पर वह बिना कुछ देरी किए चला आया। उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती उसकी है जिसने मशक बनाया। मशक किसको कहते हैं? चमड़े से बना एक पात्र होता है जिसमें पानी ढोकर लाते हैं, पानी भरकर लाते हैं। उसने मशक को ज़्यादा बड़ा बनाया, जिसके कारण, किसने मशक को बनाया ज़्यादा बड़ा? भिस्ती ने। मशक को उसने ज़्यादा बड़ा बनाया, जिसके कारण उसमें ज़्यादा पानी समाया, और उस पानी को मैंने गारे में मिलाया। ऐसा किसने कहा? भिस्ती ने कहा। आगे देखिए। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिमाकत। तो बुलाने पर मशक बनाने वाला बिना कुछ देरी किए आ गया। उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह मंत्री की गलती है, उन्हीं की गड़बड़ी है, उन्होंने शरारत की है, उन्हीं की हिमाकत है। आगे देखें। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। मंत्री ने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया था, बिना चमड़ा चुराए मैंने पूरे चमड़े का मशक बना दिया। बड़ी मशक बनने के कारण उसमें ज़्यादा पानी भरता है। यह गलती मेरी नहीं है, यह गलती दूसरे की है जिसने मुझे बड़ा चमड़ा दिया। अब आगे देखते हैं। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। राजा ने कहा कि यदि मंत्री की गलती है तो मंत्री को लाओ। राजा ने आज्ञा दी, हुक्म दिया कि मंत्री को फांसी पर चढ़ाओ। उसी क्षण जल्लाद मंत्री को लेकर फांसी पर चढ़ाने के लिए तुरंत चले। जल्लाद किसको कहते हैं? फांसी पर चढ़ाने वाले आदमी को जल्लाद कहते हैं। आगे देखें। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। मगर
वह मंत्री इतना अधिक दुबला पतला था कि फांसी का फंदा उसकी गर्दन में नहीं आया। तब उस मूर्ख राजा ने कहा कि जिसकी मोटी गर्दन हो ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ कर लाओ और इसी क्षण फांसी पर उसे चढ़ा दो। आगे देखें। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। राजा के संतरी या सैनिक मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढने चले गए। संतरी की नज़र उस चेले पर पड़ी जो टके सेर हलवा खूब खा खाकर मोटा हो गया था। अब हलवा सस्ता मिल रहा था, ये सोचकर खूब खाया था हलवा। किसने? चेले ने। और हलवा खा खाकर मोटा हो चुका था। संतरी ने उस चेले के पास जाकर कहा कि आप तुरंत चलिए, यहाँ के महाराज ने आपको न्योता भेजा है, बुलाया है आपको महाराज ने इसी क्षण। आगे देखें। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुँचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। चेला प्रसन्न होकर मन में सोचते हुए चला कि आज तो राजा जी का न्योता मिला है, मुझे तो मैं छक कर अकेले मालपूरी खाऊंगा। मगर यहाँ पहुँचकर उसने बहुत बड़ी गड़बड़ी देखी। यहाँ पर तो अजब भीड़ जुटी थी और मोटी गर्दन वाले चेले को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। आगे देखिए। यह है मोटी गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। तब राजा ने कहा कि यह मोटी गर्दन वाला है, इसे आगे कर फांसी पर चढ़ाओ। अब चेले ने कहा कि मेरी गलती क्या है, मुझे फांसी पर क्यों चढ़ाया जा रहा है, ये तो बताइए। तब राजा ने कहा चुप रहो, बकबक मत करो। आगे देखिए। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो चेला जो है वो बुद्धू नहीं था, वह चतुर था। वह समझ गया कि इस झमेले से मुझे गुरुजी उबार सकते हैं। उसने जोर देकर कहा कि पहले मेरे गुरुजी के दर्शन कराओ, बाद में चाहे तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। आगे देखिए। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। राजा ने गुरुजी को बुलवाया। गुरुजी ने वहाँ आकर देखा कि उसका चेला वहाँ खड़ा रो रहा है। गुरुजी उसकी स्थिति को समझ गए। फिर चेले के पास आकर उसके कान में कुछ मंत्र या बात गुनगुनाकर या बुदबुदाकर बोले। क्या बोले? देखिए। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेलपेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अचानक सबने देखा कि गुरु और चेला आपस में झगड़ रहे हैं। दोनों में धक्कम धक्का मचा हुआ है। गुरु ने कहा मैं फांसी पर चढ़ूंगा और उसका चेला कह रहा था कि मैं फांसी पर मरूंगा। आगे देखें। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। गुरु और चेला दोनों अपनी बात पर मैं मरूंगा, मैं फांसी चढ़ूंगा कहकर अड़े हुए थे। वे दोनों ऐसे लड़ रहे थे कि किसी के हटाए नहीं हटते थे, किसी के छुड़ाए नहीं छूट रहे थे। अब राजा आगे बढ़कर पूछने लगे तुरंत कि क्या बात है। तब गुरु ने बताया कि क्या चमत्कार है, क्या करामात है, उसको गुरु ने बताया। आगे देखें। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तब गुरु ने कहा अभी इतनी बढ़िया मुहूर्त है कि जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा, अभी जो मरेगा वह राजा ही नहीं चक्रवर्ती राजा या सम्राट बनेगा। इस पूरे संसार पर एक छत्र राज्य करेगा। इसलिए
हम अभी फांसी पर चढ़कर मरना चाहते हैं। आगे देखें। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तब राजा ने कहा कि गुरु का कथन तो झूठा होगा नहीं। अगर ये बात सच है कि अभी इस मुहूर्त में मरने पर चक्रवर्ती राजा बनने का योग है, तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा, इसी क्षण मैं ही फांसी पर टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। राजा फांसी पर चढ़ गया। उस मूर्ख राजा के मरने पर प्रजा खुशी से बाजा बजाने लगी, क्योंकि उस बेवकूफ़ राजा से सभी परेशान थे। अंधेर नगरी के मूर्ख राजा का अंत होने पर घर घर में बधाई का बाजा बजा। तो बच्चों, आपने ये कहानी, ये कविता, इसका अर्थ पूरी तरह से आप समझ गए हैं। अब आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं। टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे? तो उत्तर में आप बता सकते हैं कि इससे फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे। फ़ायदे हैं, सबको सभी प्रकार की सुख सुविधा व खाने पीने की चीज़ें कम कीमत पर ही उपलब्ध हो जाएगी और गरीबी मिट जाएगी। और इसके नुकसान है कि मनुष्य कम परिश्रम करने लगेगा, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी और रुपयों का अवमूल्यन होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं बताना है। सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड की मुद्रा बताना है। तो उत्तर है सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल, जापान की मुद्रा है येन, फ्रांस की मुद्रा है यूरो, इटली की मुद्रा है यूरो, इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड कहलाती है। आगे प्रश्न देखें। कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज, इसके बारे में बताना है। तो अंधेर नगरी की सड़कें क्या थी? चमाचम थी, चमचमाती हुई दिखाई दे रही थी। और वहाँ का बाजार, अंधेर नगरी का बाजार बहुत अनोखा था। वहाँ पर 1 टके में सेर भर ककड़ी, सेर भर हल्दी, सेर भर जीरा, सेर भर खीरा, सेर भर रबड़ी मलाई आदि सभी चीज़ें मिलती थी। सस्ती हो या बहुमूल्य चीज़ें सभी वहाँ पर एक ही दाम में मिल जाती थी। 1 टके में सेर भर मिल जाती थी। राजा का राजकाज कैसा था? राजा का राजकाज चौपट था, क्योंकि वह मूर्ख अनबूझ राजा था। प्रश्न 4 है, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर में आप बता सकते हैं, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है क्योंकि वहाँ के राजा को शासन करने का ज्ञान नहीं था, उसे राजकाज की कला नहीं आती थी, वह परिणाम की चिंता किए बगैर बिना कुछ सोचे अपना फैसला सुना दिया करता था। कविता की बात है। पहला, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। का प्रश्न है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? उत्तर है कि अंधेर नगरी की प्रजा अपने राजा के मरने पर खुश हुई क्योंकि उनको ऐसा राजा नहीं चाहिए था जो कि मूर्ख हो तथा अपनी प्रजा के हित में फैसला लेने में अक्षम हो। ख प्रश्न है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। उत्तर है, भय के कारण प्रजा अपने राजा को नहीं हटा पाई क्योंकि उन्हें डर था कि वे अगर राजा के खिलाफ कुछ बोलने का साहस करेंगे तो कहीं राजा उन्हें क्रोध में आकर मृत्युदंड ना दे दे। दूसरा है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। तो इसका पहला प्रश्न है, गुरुजी ने क्या बात कही थी? तो गुरुजी ने कहा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है जो फांसी पर चढ़ेगा, संसार का छत्र उस पर तनेगा, अर्थात वह संसार का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अगला है, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? उत्तर है, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। मेरे विचार से गुरुजी ने जो बात कही वह बात सच नहीं थी। तीसरा है, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? तो उत्तर में आप बता सकते हैं, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया। क्या होता यदि? पहला,
मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती तो क्या होता? यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती तो मंत्री को फांसी पर लटका दिया जाता। दूसरा है राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो क्या होता? यदि राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। तीसरा है अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि गीली थी तो महाराज किस किस को बुलाते और आगे क्या होता? तो उत्तर में बता सकते हैं, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि वह गीली थी तो महाराज किसी को नहीं बुलाता और आगे महाराज फांसी पर नहीं चढ़ता और वह जीवित रहता। आगे का प्रश्न देखिए, खाली स्थान की पूर्ति करना है। चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। यहाँ दिया है पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट। तो यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। आंधी के कारण पेड़ से खाली स्थान फल गिर गए तो यहाँ भरेंगे पटापट। आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं। दूसरा है हंसा अपना सारा काम खाली स्थान कर लेती है तो आप भर सकते हैं यहाँ पर फटाफट। हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। तीसरा है आज रहमान ने खाली स्थान सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना तो यहाँ आप झकाझक भरेंगे। आज रहमान ने झकाझक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है। चौथा है उस भुक्कड़ ने खाली स्थान सारे खड्डे खा लिए तो यहाँ पर आप चटपट भर सकते हैं। उस भुक्कड़ ने चटपट सारे खड्डे खा डाले। पांचवा है सारे बर्तन धुलकर खाली स्थान हो गए तो यहाँ आप चकाचक भरेंगे कि सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए। तो बच्चों आपने ये स्टोरी, ये कहानी, कविता पढ़ ली, समझ लिए, प्रश्न उत्तर जान गए। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे के वीडियो में हम बाबा अम्बेडकर नमक पाठ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।